हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सलाई रेंज क्लास, यानी कि ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि हम पिछले कई एग्ज़ामों में देख रहे हैं कि चाहे बायो हो, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चंस को बार बार एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है। तो उन सभी क्वेश्चनों को एक जगह एकत्रित करके आप सबके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। स्टार्ट हमने फिजिक्स से किया है। यदि सलाई रेंज क्लास के एक भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास बिना किसी देरी के। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि इन सब में से किसी का जवाब आपको मालूम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और दूसरा सवाल देखते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर का बी आपका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक उत्तल लेंस काम करता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा, ऑप्शन बी यानी कि उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे एक उत्तल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और ये है हमारा तीसरा सवाल। वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर या शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि तूफानी होगा। तूफान भरा मौसम आने वाला है। यदि वायु दाबमापी का रीडिंग में अचानक गिरावट देखने को मिलता है तो उसका अर्थ होता है कि अचानक से तूफान आने वाला है। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तूफानी होगा। ठीक है, मौसम तूफानी होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और चौथा सवाल है हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है सूर्य में, यानी कि ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय विखंडन से होता है, नाभिकीय संलयन से, या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से, या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और यहाँ पे हमारा पांचवा सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी कि एक वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपकेंद्रण पर कार्य करता है। ठीक है, याद रहेगा, अपकेंद्रण। एक वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और यहाँ पे हमारा छठा सवाल, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, या उपकेंद्रीय बल लगता है, या फिर बाह्य बल लगता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपकेंद्रीय बल। ठीक है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने के लिए, यानी मक्खन निकालने के लिए कौन सा बल उसमें यूज होता है? तो अपकेंद्रीय बल का यूज होता है उसमें। तो याद रहेगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और यहाँ पे हमारा सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी कि आपको अदिश राशि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। आपसे पूछा जा रहा है सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन, वेग, बल या आयतन। दोस्तों, इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयतन जो है एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो भाई आयतन एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और यहाँ पे हमारा आठवां सवाल, निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय या आयतन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेग हो जाएगा एक सदिश राशि। ठीक है, वेग एक सदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और यहाँ पे है हमारा 9 नंबर का सवाल। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यानी कि वह झूले पर बैठी हुई स्थिति में, यानी कि वो बैठी हुई है। ठीक है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई लड़की झूले पर झूल रही है और वह बैठी हुई स्थिति में है, अचानक यदि वह खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। 10वां सवाल है आपका, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, या फिर न्यूटन गति का तृतीय नियम, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है, न्यूटन गति का तृतीयक नियम है। ठीक है, सभी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 10वां सवाल। सवाल है आपका, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है, प्रथम द्वितीय तृतीय या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय गति। अभी बताए थे ना, क्रिया के विपरीत एक और प्रतिक्रिया बल लगती है, यानी कि प्रतिक्रिया होती है, उसे हम न्यूटन का तृतीय गति कहते हैं। तो तैरने में भी वही क्रिया जो है लागू होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है, तो तृतीय नियम पर आधारित है। राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 12 नंबर का सवाल। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि सवाल लंबा है। देखिए 12 नंबर का सवाल है हमारा, कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये कुछ नहीं है, यह कथन किसका है, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या फिर गैलीलियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का कहना था कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, यानी कि जब तक हम उसमें धक्का ना दें। तो ये न्यूटन का कहना था, इसलिए कह रहा है कि यह कथन किसका है, तो न्यूटन का कथन है। ठीक है, और न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसी में यह कहा गया है कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है हमारा 13 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा की तल पर अधिक ऊंचाई से छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, या फिर चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, या फिर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है यानी कि बहुत ही कम है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है, अत्यल्प है। ठीक है, अत्यल्प का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि बहुत ही कम है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है हमारा 14 नंबर का सवाल। वापस से सवाल को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। सवाल है आपका, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी कि पृथ्वी की बात कर रहा है, यदि हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का एक मान है। ठीक है, तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है, याद रखिएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, आपको एक बना करके हम दिखाते हैं। देखिए ये है पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, जो इधर का जो पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है, और भूमध्य रेखा क्या हो जाएगा, ये हमारा पृथ्वी यानी कि इक्वेटर जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश, ये समझिए आप, ये जो है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये है 0 डिग्री अक्षांश। तो पूछ रहा है सवाल में, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा से यहाँ से अगर हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान बढ़ता है। याद रखिएगा, यदि हम भूमध्य रेखा से इधर जा रहे हैं यानी कि ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो हमारा जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा 15 नंबर का सवाल, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या है। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो दोस्तों जवाब देना है आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, घट जाता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है, यानी कि किसकी तुलना में बात कर रहा है, पृथ्वी की तुलना में बात कर रहा है कि चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार जो है वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 16 नंबर का सवाल, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पे, या एवोगाड्रो परिकल्पना के सिद्धांत पे, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण। ये आपको हमेशा याद रखना है। रॉकेट कब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तभी वो उतना ऊंचाई तक जा पाता है। यानी कि जिस भी ग्रह पे हमको उसको भेजना होता है वह तभी जा पाता है जब वह संवेग संरक्षण का पालन करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट सवाल है आपका 17 नंबर सवाल, बल का गुणनफल होता है। बल किसका किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या फिर भार और त्वरण का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा, बिल्कुल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है किसका किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 18 नंबर का सवाल। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहता है, या भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा तथा भार दोनों घट जाता है, यानी दोनों में कमी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में जो उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है वह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित रहेगा लेकिन भार जो है उसका वो घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा 19 नंबर का सवाल। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा 20 नंबर का सवाल। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का, रेडियो का, विमान का, या फिर उदग्ररोही का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विमान का। यानी कि राइट ब्रदर्स ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? विमान का। ठीक है, यानी कि एरोप्लेन का। राइट ब्रदर्स ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो विमान का। आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा 21 नंबर का सवाल। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कारक कौन है? हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी, या फिर मोर्स। तो दोस्तों काफ़ी फेमस सवाल है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन का हो जाएगा ये बी करेक्ट, यानी कि रोएंटजन। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा 22 नंबर का सवाल। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, या फिर आकाश की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? तो उत्तर की ओर, या फिर आपको ऑप्शन में कहीं कहीं पे मिलेगा उत्तर दक्षिण की ओर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? उत्तर की ओर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 23। फाइदोमीटर द्वारा मापी जाती है, यानी कि फाइदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापा जाता है, समुद्र की दिशा, या भूकंप की तीव्रता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइदोमीटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसमें जो नापा जाता है किस मान में मापा जाता है? नॉटिकल मील में मापा जाता है, नॉटिकल मील। तो फाइदोमीटर से हम क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर का सवाल है हमारा। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्रॉडशो, डैगलर, आइंस्टीन, या फिर फॉर्मिच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रॉडशो। ठीक है, ब्रॉडशो ने क्या किया था? स्कूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा 25 नंबर का सवाल। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने, या कोपरनिकस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? विक्टर हेस ने। याद रखना है आपको, विक्टर हेस, कॉस्मिक किरण। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है हमारा 26 नंबर का सवाल। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? किसके द्वारा? नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, यानी कि नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, नियंत्रित संलयन नहीं, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा 27 नंबर का सवाल। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, यानी कोबाल्ट 60 किस चीज़ का उत्सर्जन करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या फिर एक्स किरण।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गामा किरण को उत्पन्न करता है कौन? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से क्या उत्सर्जित होता है? तो गामा किरण। आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 28 नंबर का सवाल है आपका, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कई बार पूछा गया ये सवाल भी है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन, चैडविक, थॉमसन या फिर रदरफोर्ड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा बिल्कुल, और आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंडरसन ने खोजा था। ठीक है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा 29 नंबर का सवाल, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? जिंक होता है या फिर गंधकाम्ल होता है या फिर अमोनियम क्लोराइड होता है या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। अमोनियम क्लोराइड जो है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो याद रहेगा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य अमोनियम क्लोराइड करता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 30 नंबर का सवाल, अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता या शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च पारगम्यता। ठीक है, अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे है आपका 31 नंबर का सवाल, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, गॉस, हंग या फिर टेस्ला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 32 नंबर का सवाल है हमारा, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि एक्सरे के द्वारा किया जाता होगा या फिर फ्लूरेस्कोपी के द्वारा किया जाता होगा या फिर लेजर के द्वारा किया जाता होगा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा? आपको जवाब देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाना है बिल्कुल, आपको सी करेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि लेजर द्वारा, बिना शल्य चिकित्सा के द्वारा पथरी का इलाज लेजर द्वारा किया जाता है, लेजर द्वारा पथरी को काटा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 33 नंबर का सवाल, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? केविन कार्मन ने या फिर जोएल एंजल ने, ग्राहम बेल ने, ग्राहम होगा यहाँ पे, ग्राम लिखा गया है, ग्राहम बेल ने या फिर स्टीफन हॉकिंग ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि ग्राहम बेल ने। ठीक है, यहाँ पे हा लगा लीजिएगा बीच में, ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 34 नंबर का सवाल है हमारा, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का बात आया और मेरा स्क्रीन का पेन खराब हो गया, 1 मिनट भाई। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन, पार्कर, शेल पार्क या सेफर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, यानी कि वाटरमैन। ठीक है, वाटरमैन ने किस चीज़ का खोज किया था? फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन, याद रहेगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा 35 नंबर का सवाल, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या फिर सतह पर तेल का दबाव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि गैसों का दाब। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 36 नंबर का सवाल, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या फिर हाइड्रोमीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लानीमीटर। ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए हम प्लानीमीटर का उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन 36 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं 37 नंबर सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? यानी टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? डब्ल्यू रेमेज, रॉबर्ट मालेट या जेल बेयर्ड या फिर जॉनसन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जे एल बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल बेयर्ड ने किया था, याद रहेगा, जे एल बेयर्ड टेलीविज़न का आविष्कारक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 38 नंबर का सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है इसलिए, या फिर यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है इसलिए, या फिर भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया के द्वारा, या फिर इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पानी के क्वथनांक बढ़ जाने से। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 39 नंबर का सवाल है आपका, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, या फिर ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, या ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई अपरिवर्तित रहेगा तो फिर क्यों ही निकलेगा बाहर। ऑप्शन दे दिया है आपको, यानी कि इन दोनों में आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है कि वायु दाब में कमी आ जाती है। कमी आ जाने के कारण क्या होता है, दबाव में कमी आया तो पेन के अंदर का जो स्याही होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने का कारण है ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है, देन स्याही क्या होता है, बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर का सवाल है आपका, फैराडे का नियम संबंधित है किस चीज़ से? विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, या फिर विद्युत प्रसार से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। ठीक है, फैराडे का नियम संबंधित है किस चीज़ से? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से फैराडे जी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और 41 नंबर का सवाल है आपका कि फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, एक फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर वह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 42 नंबर का सवाल है आपका, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बहुत बार पूछा गया सवाल है ये भी, कॉपर, आयरन, लेड, या फिर टंगस्टन। तो दोस्तों शायद आपको पता होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि टंगस्टन। ठीक है, बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये नहीं एलईडी वाला बल्ब नहीं दोस्तों, ये जो 100 वाट का बल्ब पहले आता था, अभी भी हेलोजन वगैरह में यूज होता है। 100 वाट का जो बल्ब आता था ना इस टाइप करके, तो ये जो टंगस्टन होता था ये किस चीज़ का बना होता था? अरे फिलामेंट जो होता था यही टंगस्टन का बना होता था, ये वाला। ठीक है, यही जलता है। और इसमें क्या कौन सा गैस भरा होता है? तो इसमें आर्गन गैस भरा होता है, याद रहेगा, आर्गन गैस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और यहाँ पे है आपका 43 नंबर का सवाल, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा यानी कि खर्च किया हुआ ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट भाग पृथ्वी में परिवर्तित होता है? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, या फिर 60 से 70। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 से 70%। ठीक है, ट्यूबलाइट में खर्च किया हुआ ऊर्जा लगभग 60 से 70% भाग जो है प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, याद रहेगा। आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और यहाँ पे है आपका 44 नंबर का सवाल, किलोवाट घंटा मात्रक है किस चीज़ का? यानी कि बहुत स्टूडेंट जो है इसमें लटक जाता है मेरे भाई, आपको आज याद कर लेना है। ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, या फिर विद्युत धारा का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा का। ठीक है, किलोवाट घंटा किस चीज़ का ऐसा ही मात्रक है? तो ऊर्जा। हमारे शरीर में ऊर्जा आता है तो हम कई किलो हमारा वजन बढ़ जाता है। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, शक्ति का तो वाट होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन भी छांट सकते हैं आप। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और यहाँ पे है आपका 45 नंबर का सवाल और लास्ट सवाल है मेरे भाई, तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, एल्यूमिनियम के, या तांबे के, या इस्पात के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। ठीक है, तड़ित चालक अब क्या है, जैसे कि घरों वगैरह में क्या होता है कि जब बिजली बारिश के समय गिरता है ना, तो कई बार घर पे ना गिर जाए, या आसपास में पेड़ होते हैं तो पेड़ के ऊपर ही ना गिर जाए, वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, या फिर घर के बगल में ही होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कई लोग छत के ऊपर, या शहरों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, छत पे क्या होता है, एक तड़ित चालक लगा दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक छतरी टाइप का बना हुआ होता है, इस तरह करके निकला हुआ होता है, यानी कि जो बिजली गिरेगा कई बार आपको ये ऐसे ऐसे करके भी मिलेगा, तो कई आकार का होता है। तो बिजली जब गिरता है तो इसके ऊपर गिरेगा, यानी कि इधर उधर गिरने का रहता है ना आस पड़ोस में, तो कहीं नहीं गिरने का, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको क्या करता है, इसके द्वारा धीरे धीरे इसका जो तार होता है वही तांबे का बना होता है, और ये पृथ्वी में ले जाकर इसको फ्यूज कर देता है। ठीक है, ख़त्म कर देता है। तो कई लोग घर में लगाता है। ठीक है, जैसे ये घर बना हुआ है, बगल में लगा देता है कहीं साइड में। तो ये होता है क्या, तड़ित चालक बनाया जाता है। किस चीज़ का? आपका ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर आप क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी, यानी कि तांबा का बनाया जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सारे वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ये जो सलाई रेंज क्लास हमने स्टार्ट किया है इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्लास को आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास रहेगा ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।